भारत का भूगोल है ना, जिस तरीके से थ्योरी है वैसे ही अपना प्रैक्टिकल भी है इस बार, है ना। तो पहले अपन सिलेबस को शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं कि हमारे एक तो सिलेबस हमें याद क्या करना है, और दूसरा उस सिलेबस के जो क्वेश्चन आएंगे ना मेन इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन को अपने को नोट करने हैं। जैसे अपने बनाया था ना, स्ट्रेटजी बनाई थी क्वेश्चनों की, वो स्ट्रेटजी बनानी है। तो मेरे को बता देना कि हमने कहाँ तक की स्ट्रेटजी हमने बना रखी है। तो फिलहाल देखो, पहले सिलेबस को मोटे तौर पर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, तो इसमें आप किस तरीके से लिखोगे, जो आपने अलग से कॉपी लगाई उसके अंदर क्या लिखना है वो ध्यान रहे। एक हमारा टॉपिक है सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, भौतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषता, उनकी विशेषताएं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास में एक पॉइंट बन जाएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन बन गया है जल निकासी जो दिया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम जो दिया हुआ है, वो है हमारा भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र जिसे हम कह सकते हैं भारत की नदियां। तीसरा हमारे पास में पॉइंट आ जाता है वो है भारत की जलवायु, जलवायु, ठीक है। तीन मुख्य बिंदु हो गए हमारे पास में। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है जिसमें आता है भारत की मिट्टियां और उसका वर्गीकरण, और पांचवें पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास में भारत की वनस्पति, ठीक है। ये हमारे पास 5 बिंदु हो गए। अब इसमें से पता क्या है, ध्यान रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें ना तो हमारे पास में वनस्पति भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। ये वाला हमने अब तक क्या क्या देखा था कि हमारे पास में भौतिक प्रदेश इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नदियों को इंपॉर्टेंट बनाया और जलवायु को इंपॉर्टेंट बनाया। 3 बिंदु हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब हमने क्या किया था, उसके बाद में नदियों वाले बिंदुओं को, जो नदियों वाला पॉइंट है, इसी को हमने अटैच किया था किसके साथ, जो भौतिक प्रदेश हैं। तो भौतिक प्रदेश हमारे पास कितने हैं, 5। उसमें से एक आपके पास में आएगा हिमालय, दूसरा है मैदान। अब मैदानों के अंदर ही हमने किसको इंक्लूड कर दिया था, नदियों को बना दिया था, कि मैदान की चर्चा करते टाइम आपने नदियों को भी उसके अंदर लिखना है और नदियों की चर्चा करते टाइम मैदान को भी उसके अंदर लेना है। यानी हमने इसके क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बनाई थी हमने एक। जैसे कि हमारे पास में भौतिक प्रदेश की स्ट्रेटजी है, जैसे आपको बताया था कि मान लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है कि भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करते हुए या मानचित्र बनाते हुए किसी एक भौतिक प्रदेश की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो पेज नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, पेज नंबर फर्स्ट ये था भौतिक प्रदेशों का विभाजन, भौतिक प्रदेशों का विभाजन। पेज नंबर 2 क्या था हमारे पास में, भौतिक प्रदेशों का मानचित्र, ठीक है। और पेज नंबर 3 था कि पर्टिकुलर जो भी हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं, या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है या फिर हम खुद चर्चा करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में किसी एक भौतिक प्रदेश के बारे में लिखा है तो हम अपने हिसाब से चर्चा करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हिमालय की चर्चा करें, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए, या भौतिक प्रदेशों के विभाजन के बारे में पूछा ही नहीं, डायरेक्ट हमसे क्या बोल दिया कि आप हिमालय के विभाजन, उसके प्रादेशिक विभाजन, उसके भौतिक विभाजन की चर्चा करें और विस्तार से वर्णन करें। अब हमारे पास में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया, तो हमें जो शुरुआत करनी है वो हिमालय से नहीं करनी है। हमारा जो पहला पेज रहेगा जो फिक्स है वो क्या रहने वाला है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन। पहले हम उन सब का विभाजन करेंगे, पूरा इंडेक्स बनाएंगे कि कौन कौन से 5 भौतिक प्रदेश हैं, किस प्रकार से उसका विभाजन है। फिर हमारे पास में आता है उसका मैप, पांचों का हम मैप बनाएंगे और उसके ऊपर भी हम मोटे तौर पर पांचों के अंदर की जो व्याख्या है, मेन बातें हैं जो अभी हमने
कल मैंने आपको क्लास में करवाई थी ना कि आप 10 एक बिंदु याद रखेंगे पहाड़ियों के, 10 बिंदु याद रखेंगे पठारों के, 15 हमारे पास में मुख्य मुख्य चोटियां थी। तो इस प्रकार से इतने बिंदु जो हैं वो हम सेकंड पेज पे लेके आ रहे हैं। तीसरा पेज है, मान लेते हैं हम हिमालय की चर्चा करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हिमालय का प्रादेशिक एवं भौतिक मानचित्र, यानी कि उसके प्रादेशिक विभाजन का और एक भौतिक विभाजन का मानचित्र हम वहां पे बनाएंगे। प्रादेशिक विभाजन कौन सा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। भौतिक कौन सा, ट्रांस, उसके बाद में महान, लघु और शिवालिक। तो ये हमारे पास में हम इस तरीके से 2 मैप बनाएंगे और उसके बाद में 4 नंबर पेज और 5 नंबर जो पेज है हमारा वो चलेगा हिमालय की विशेषताएं एवं व्याख्या। ठीक है, ये सब की व्याख्या यानी प्रादेशिक विभाजनों की व्याख्या करेंगे, भौतिक विभाजनों की व्याख्या करेंगे। हो जाएंगे 2 पेज कवर हमारे पास में। एक पेज पे, आधे पेज पे आप हिमालय की विशेषताएं लिख रहे हो कि हिमालय जो है भारत के उत्तर में है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपने इसकी विशेषता बतानी है। ये सबसे युवा पर्वत है, ये सबसे नवीन पर्वतमाला है। इस तरीके से आपने इसकी विशेषता बताई और उसी के बाद में आपने शुरुआत कर दी प्रादेशिक विभाजन की व्याख्या कर दी। व्याख्या में आप सबसे पहले लिखने लगे कि पंजाब हिमालय किसे कहते हैं, सिंधु से सतलज के बीच का पंजाब हिमालय है, इसमें ये श्रेणियां आती हैं, इसमें इतनी चौड़ाई आती है। ये सब आपने बातें यहाँ पे लिखी। फिर नेपाल बताया, फिर उसके बारे में, चारों के बारे में व्याख्या करने के बाद में आपने भौतिक विभाजन को उठा लिया और फिर इसकी व्याख्या करने लगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, उसमें क्या क्या आता है, महान हिमालय में क्या क्या आता है, लघु में क्या आता है और शिवालिक में क्या आता है। इस तरीके से, और पेज अगर लास्ट में बच भी जाए तो हमारे पास में पूर्वी हिमालय भी पड़ा है। पूर्वी हिमालय जिसके अंदर क्या अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है, उसकी चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब कि देखा जाए तो मैटर हमारे पास में बहुत बड़ा है। तो उस मैटर को हमें 5 पेजों पे सेट करना है। ये हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमसे हिमालय ना पूछ करके हमसे पर्टिकुलर पूछ लिया गया है, भारत की नदियों की चर्चा कीजिए, भारत के अपवाह तंत्र को समझाइए, जल निकासी को समझाइए, या फिर भारत के मैदानी क्षेत्र के भौतिक प्रदेश को समझाइए। तो ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन, आंसर एक ही। क्वेश्चन 3 कौन कौन से, जल निकासी, अपवाह तंत्र, नदियां या मैदान। नाम जब ये आ गए चारों के चारों तो हमारा आंसर एक ही रहेगा। क्या स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, पेज नंबर 1 सेम टू सेम हमारा क्या रहने वाला है, भौतिक प्रदेशों का हम पहले विभाजन यानी कि विभाजन की सूची है ना, वो जो अपन सूची बनाते हैं, पहले इंडेक्स बनाते हैं, वो रहेगा। फिर उसके बाद में भौतिक प्रदेशों का मानचित्र एज इट इज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पेज नंबर 2 पे मैप बनाने वाले हैं। उसके बाद में आते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, अब पर्टिकुलर हमसे नदियां हैं, मैदान है, किसी के बारे में भी पूछा गया है तो वहां पर हम उसी के बारे में मानचित्र बनाएंगे। जैसे मैदानी क्षेत्र का मानचित्र। अब मैदानी क्षेत्र का अकेले से तो कोई मानचित्र बनेगा नहीं, तो इसीलिए हम ऊपरी हिस्से को तो या पूरे मैप को तो एज इट इज उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं पहले भी। इस तरीके से आपने मैप बना दिया। अब 3 नंबर पेज का मैप कैसा बनाना है, यानी मैप तो बना लिया, अब इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको यही करना है। एक हमारे पास में कैलाश श्रेणी है, राकसताल झील है, मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, यहाँ से सतलज आ रही है, इधर से हमारे पास में ब्रह्मपुत्र आ रही है। इस तरीके से बना दिया। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में उत्तराखंड वाला एरिया है, तो उत्तराखंड एरिया में से यहाँ से पहले गंगा निकलेगी, फिर एक हमारे इसके साथ में कौन सी आएगी, यमुना आकर के मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप एक विंध्याचल पर्वत बनाओगे, यहाँ पर एक आप अरावली बनाओगे, तो विंध्याचल से इस हिस्से से आएगी चंबल हमारे पास में, इसके ऊपर नाम लिख देंगे ये चंबल नदी है। इस हिस्से से नाम लिख देंगे कि ये सोन नदी आ रही है, यहाँ पे ये सोन नदी होगी हमारे पास।
ये होगी हमारे पास में सोन, ठीक है, ये होगी चंबल, ये होगी यमुना, ये होगी गंगा, सतलज, सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से हमने ये नदियां बना दी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने बना दिया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार से आपने एक नदी निकाली जिसका नाम है दामोदर। वो दामोदर मिलती है किसके साथ में? हुगली के साथ में। तो फिर आपने यहाँ पे लिख दिया दामोदर नदी, हुगली नदी। इसी जगह से अमरकंटक से आपने निकाल दिया एक महानदी, ये महानदी नीचे आ गई। फिर नीचे देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर से नर्मदा, सतपुड़ा आ गई, तो सतपुड़ा में से ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती, कुल मिलाकर आपका एक मैप ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मैप हमारे पास में भले वो मैदानों की चर्चा कर रहा है तो भी यही बनने वाला है, नदियों की चर्चा करने वाले हैं तो भी यही मैप बनाना है। तो इस तरीके से हमें एक मैप बना लिया, उसके अंदर मुख्य मुख्य नदियों के हमने नाम लिख दिए। सारी कहानी होने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका व्याख्या शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में आ गया पेज नंबर 4, तो पेज नंबर 4 में हम क्या करेंगे, मैदान का विभाजन, मैदान का विभाजन। अब यहाँ पे मैदान का विभाजन बनाना है, उसमें करना क्या है अपने को, वही इंडेक्स बना सकते हो, वापस से बनाना चाहो तो उससे कर सकते हो, और रिटर्न में करना है, व्याख्या करनी है तो व्याख्या कर सकते हो। विभाजन में क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा कि पहले तो आ जाएगा सिंधु सतलज का मैदान। फिर आप सिंधु सतलज के मैदान की पूरी व्याख्या करोगे कि सिंधु सतलज के मैदान को पंजाब कहते हैं, पंजाब यानी कि 5 प्लस आब। फिर 2 नदियों का किसी तरह 2 आब कहलाता है, 5 नदियों का पंजाब कहलाता है। 2 नदियां कौन कौन सी, सबसे पहले कौन सी आएगी, पहले 5 के नाम लिखने हैं सीक्वेंस में। सिंधु की 5 सहायक नदियां सिंधु, उसके बाद में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये आ गए हमारे पास में। उसके बाद आप इसके सभी के क्या करोगे, दोआबों के नाम लिखोगे। तो क्या है दोआबों के नाम, बारी दोआब किन के बीच में आता है, बारी दोआब किन किन के बीच में आता है, व्यास और रावी, व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब आता है। तो इस तरीके से आप उन दोआबों के बारे में लिखेंगे। फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस प्रदेश की व्याख्या तो हो गई ये वाली, कि इसकी तो मुख्य विशेषता है दोआब एरिया। अब आती है बारी इसके बाद में गंगा। गंगा और यमुना के मैदान की क्या विशेषता है, तो गंगा और यमुना के मैदान के अंदर जब आप लिखने जाओगे तो तब आप ऐसे करना, इसको ढाल के आधार पर और मिट्टी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। थ्योरी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ढाल के आधार पर कौन से प्रकार है इसके, एक तो है बाबर और एक है तराई प्रदेश। तो फिर आप इसमें लिखोगे कि बाबर प्रदेश किसे कहते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला एरिया बाबर है, छोटे कंकड़ पत्थरों वाला एरिया तराई है। ऊपर बाबर होता है जहाँ पे किसी प्रकार की कृषि वगैरह नहीं की जा सकती, और नीचे तराई वाला एरिया होता है। इस तरीके से जो भी चीजें आपने इसके बारे में रीड की हैं वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट वन आ गया आपके पास में मिट्टियां, तो बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इस तरीके से आपने गंगा नदी के का आपने व्याख्या कर दी। फिर उसके बाद में आपने ब्रह्मपुत्र नदी को लिया, और ब्रह्मपुत्र नदी में आपने बताया कि असम के अंदर यह नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, और आगे आकर के संकरी पहाड़ियों के बीच में आकर के ये फिर से एक हो जाती है, जिस वजह से इसके अंदर क्या बनता है, मंजुली द्वीप बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहलाता है। इस तरीके से ये आपने मुख्य मुख्य विशेषताएं बताई। अभी तक हम पेज कौन से पे चल रहे हैं, 4 नंबर पे चल रहे हैं। पेज नंबर 5 पे क्या करोगे, पेज नंबर 5 पे अब आपके पास में मुख्य नदियों के बारे में बताओ, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, और या फिर आप नदियों का एक विभाजन था वो कर सकते हो, ठीक है। नदियों का विभाजन, नदियों का विभाजन किस तरीके से, आप लिखोगे भारत की नदियां, भारत की नदियां, फिर लिखोगे एक तरफ अरब सागर की नदियां, और दूसरी तरफ लिखोगे भारत की नदियां, पहले तो आप लिखोगे हिमालय की नदियां, और दूसरी साइड में लिखोगे आप पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। हिमालय की नदियां भी आप देखोगे तो एक तरफ आपके पास में मिलेंगी कौन सी भी, अरब सागर में जाने वाली, और एक तरफ आपको मिलेंगी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। ऐसे ही प्रायद्वीप पठार में देखोगे तो यहाँ अरब सागर में जाने वाली नदियां, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी में जाने वाली
नदियां, ये होगी। फिर अब सार्क में कौन कौन सी जाती हैं? सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसके साथ में बाद में आ गई बंगाल खाड़ी में जाने वाली, आए के कहां से? हिमालय से, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये हो गई। फिर प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो कि अरब सागर में जाएं, ऐसी कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां आ गई यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां जो कि प्रायद्वीप पठार की होंगी तो कौन सी हैं? यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, महानदी, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स बनेगा, एक वाला इंडेक्स बनेगा। अब इसकी अगर व्याख्या करना चाहो तो मुख्य मुख्य नदियों की व्याख्या करो। ठीक है, कुछ एक नदियों की व्याख्या भी करना, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि हमने सारा का सारा जो है वो मैप में, इंडेक्स में और इन्हीं में 5 पेज खत्म कर दिए हैं। ठीक है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने जबरदस्ती की है, नहीं, उसको ये लगना चाहिए कि हमें मैटर आता है लेकिन जगह कम पड़ गई। बात समझे कि जगह कम पड़ गई, हमें याद है मैटर। अब हम 5 से ज्यादा पेज नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि उसमें कुल मिलाकर के पेज ही 38 होते हैं, यानी कि हर किसी के 5-5 पे फिक्स ही होते हैं लगभग। पहले काउंटिंग कर लेना कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन को 5-5 पेज देते हो तो अपने कितने पेज आएंगे? तो 5 पेज तो आपके पास मुख्य हैं, 25 पेज तो आपके ये गए। 10 क्वेश्चन छोटे वाले आते हैं तो उसके आप 2 पेज मान के चलो। ठीक है, तो 25 और 2 27 हो गए। इसका मतलब 35 पेज हैं, तो 10 पेज अभी अपने पास में, या 8 पेज अभी बचे हुए हैं। इसका मतलब सभी को आप 1-1 पेज एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो इसीलिए हमें फिक्स 5 पेज नहीं याद करने हैं, मैटर हमारे पास में कम से कम 6 से 7 पेज का मैटर होना चाहिए, और है भी, मैटर हमारे पास में है भी। इसलिए जितना हो सके उसको उतना ज्यादा खींचो। अब आगे चल करके हमें क्या होगा, जैसे यूनिट दूसरी और तीसरी आएगी, उसमें आपके पास में मैटर हो सकता है कम पड़ जाए, क्योंकि इतना मैटर आप याद कैसे करके लेके जाओगे? कृषि है, या आपके पास में उद्योग है, या खनिज है। ठीक है, खनिज और उद्योग वाले में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो वहां मैटर याद नहीं होगा। नहीं याद होगा तो हो सकता है कि वो मैटर आपको 4 पेज में निपटाना पड़ जाए। तो अगर वो 4 में निपटा रहे हो तो कम से कम भौतिक प्रदेशों वाला 6 या 7 में निपटाओ। समझिए कि एक मैटर तो कम से कम बड़ा होना चाहिए, और समझिए इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आपने लेके चलना है। ठीक है, ऐसे हिमालय का होगा, ऐसे मैदानों का होगा। मैदानों का मैंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि अब हमने नदियां और मैदानों को इकट्ठा कर दिया है। प्रायद्वीपीय पठारों का मैंने बता रखा है आपको कि यहीं पर 3 नंबर पे अपना क्या रहेगा? प्रायद्वीपीय पठार का मानचित्र। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? सभी पहाड़ियां और पठारों को बनाएंगे। फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों की चर्चा, एक पेज पे पहाड़ियों की चर्चा और एक पेज पे पठारों की चर्चा। तो ये हमारे 5 पेज यहाँ पे पूरे हो रहे हैं इस तरीके से। तो बात आती है जलवायु की, तो जलवायु का भी हमारे पास बहुत बड़ा मैटर है। वनस्पति का मैटर नहीं था अभी, वनस्पति का मैटर भी नहीं था, और वनस्पति का हमने क्वेश्चन भी नहीं बनाया था। तो इसीलिए वनस्पति के क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लेना। तो लिख लो, वनस्पति का क्वेश्चन लिख लो आप कि हम इसको किस तरीके से नोट डाउन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना रहेगा भारत में वनस्पति का वितरण, या आप समझ लो भारत में वनस्पति का परिचय। ठीक है, सबसे पहले आपका पेज नंबर 1 जो है लिख लेना, पेज 1, जिसपे हम क्या करने वाले हैं? वनस्पति का परिचय। वनस्पति का परिचय, परिचय से मतलब ये है कि भारत के आप जैसे अपने कृषि वाले में भी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के 21% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वनों के प्रकार आ जाते हैं कि वन के खुले वन, वर्गीकृत वन, ठीक है, अवर्गीकृत वन, इस तरीके से वो वनों के प्रकार आते हैं। अब मैं टाइम निकाल करके उसको पूरा वापस से रिपीट करवा दूंगा, वीडियो तो अपनी बनी हुई है वनों वाले टॉपिक की। ठीक है, तो वनस्पति का परिचय हमारा एक पेज नंबर। पेज नंबर 2, यहां पर हम करेंगे वनस्पति का विभाजन, वनस्पति के प्रकार एवं मानचित्र। कहने का मतलब यहाँ पे आप वनस्पति का मैप बनाओगे, आपने मैप बनाना है, उसके अंदर हमारे पास में कुल मिलाकर के 8 वनस्पतियों के प्रकार अपने को दर्शाने हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? सदाबहार वन, सदाबहार, तो एक सदाबहार वन, एक अर्ध सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन और अर्ध पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय
वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास में हिमालय वन, ठीक है, यानी पर्वतीय वन आ जाएंगे, और एक आएगा मैग्रो वन। तो इस प्रकार से वो वनों के नाम लिखेंगे, साथ साथ में मैप के अंदर भी दर्शाएंगे कि वो वन हमें कहां कहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वनों के प्रकार भी बता दिए और हमने उसका मैप बना दिया। नेक्स्ट आगे आ जाओ पेज नंबर 3 पे। अब इन्हीं 8 के 8 जो प्रकार है ना हमारे पास में, अब इसकी हम व्याख्या करेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन जो सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कितने टेम्परेचर में मिलते हैं, कौन कौन से राज्य उसके अंदर आते हैं, कौन कौन सी वनस्पति उसके अंतर्गत आती है, यानी पेड़ कौन कौन से आते हैं, वो सब बातें उसकी लिखेंगे। तो आप मान लेते हैं कि ये मैटर जो है ना हमारा वैसे तो 2-3 पेज का है कुल मिला करके, आप एक ही पेज में निपटा रहे हो, ठीक है, आपके पास में ज्यादा मैटर याद नहीं हो रहा है, एक ही पेज में आपने वनस्पति का व्याख्या कर दी, वनस्पति की व्याख्या, ठीक है। तो लिख लो पेज नंबर 3 पे आपने वनस्पति की व्याख्या कर दी। अब इसके बाद में बारी आती है कि पेज नंबर 4 पे अब हम क्या करें। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना ये कि वनस्पति या वन संरक्षण और वृक्षारोपण, ठीक है, वन संरक्षण पेज 4, वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, ठीक है, कि वनों का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है और वृक्षारोपण करने कैसे किया जा सकता है, ये होगा। और पेज नंबर 5 जो है हमारे पास में, उसमें हम लिखेंगे कि वनों संबंधी समस्या, जैसे वनों की कटाई, ठीक है, पेज नंबर 5 पे लिखो वनों की कटाई और क्या बोलते हैं उसको, वनावरण या मरुस्थलीकरण, यानी कि मरुस्थल का बढ़ता हुआ प्रकोप, ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि वृक्षों की कमी से होने वाली समस्या, एक तरफ समस्या है, एक पेज पे समस्या है, दूसरे पेज पे हमारा उसका समाधान होना चाहिए, ठीक है। एक पेज पे समस्याएं निकालेंगे सारी की सारी, दूसरे पेज पे उसका संरक्षण करेंगे, उसके उपाय होंगे, ये सब वगैरह। तो इस प्रकार से आपके ये 5 पेज तैयार होते हैं। नया मैटर हमें हो गया।